हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार संबंधी अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, कृषि रसायन तथा उनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और जैव खेती एक केस अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। बेंगलोर के 57 वर्षीय बोरी निर्माणकर्ता अहमद खान ने प्लास्टिक अपशिष्ट निपटारा का एक अच्छा तरीका खोज निकाला। वो पिछले 20 वर्षों से प्लास्टिक बोरी बनाने का कार्य कर रहे थे और उन्होंने पिछले 8 वर्ष पहले महसूस किया कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट है वो वास्तव में एक बहुत ही विकट समस्या है, एक वास्तविक विकट समस्या है। उनकी कंपनी ने पुनः चक्रित यानी कि रिसाइक्लेबल परिवर्तित प्लास्टिक का एक ब्लेंड पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। इस मिश्रण को उन्होंने बिटुमेन के साथ मिश्रित कर सड़क के प्रयोग करने में यूज़ किया, सड़क के निर्माण करने में प्रयोग किया। और अहमद खान ने आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से बिटुमेन और पॉलीब्लेंड के मिश्रण यानी कि ब्लेंड से देखा कि जो सड़क है उसका जल विकर्षक यानी कि रिपेलेंट जो गुण होता है, पानी को दूर करने का जो गुण होता है वो अधिक बढ़ जाता है और जिससे जो सड़क है उसकी आयु 3 गुना तक बढ़ जाती है। पॉलीब्लेंड से बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी कि किसी प्लास्टिक फिल्म अपशिष्ट का जो प्रयोग किया जाता है, वो प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए कचरा चुनने वाले पहले जिनको 0.4 यानी कि 40 पैसे प्रति किलोग्राम मिलता था, यानी कि अब वहाँ पर उन्होंने 6 रुपये प्रति किलो देना प्रारंभ किया, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है उन्हें मिलना काफ़ी कम हो गया। बेंगलोर में खान की तकनीक का प्रयोग करते हुए 2002 तक 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पर खान पॉलीब्लेंड तैयार करने के लिए जल्द ही प्लास्टिक अपशिष्ट जो होते हैं उनकी कमी महसूस करने लगे। पॉलीब्लेंड की खोज के लिए हमें उनका आभार देना चाहिए, क्योंकि पॉलीब्लेंड से 2 फायदे हुए। एक तो जो पन्नी पॉल्यूशन कर रही थी वो पॉलीब्लेंड बनाने में यूज़ हो गई। दूसरा, पॉलीब्लेंड से सड़क बनाने में अब सड़क की जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है वो अधिक हो गई, जिससे सड़क की जो आयु है वो बढ़ जाती है, 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो इससे एक तो पॉल्यूशन कम हो गया, पन्नी जो पॉल्यूशन करी थी वो ख़त्म हो गई, प्लस जो सड़क की लाइफ है वो बढ़ गई। अब जो अस्पताल के खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं सड़क से, उनमें विसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट और अन्य हानिकारक रसायन और रोगजनक जो रोगाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो अपशिष्ट होता है जो अस्पताल से निकलता है उसको सावधानीपूर्वक उपचार के लिए ले जाना चाहिए और इसके लिए उनका निपटारा आवश्यक होता है। अस्पताल के जो अपशिष्ट होते हैं उनके जो निपटारे के लिए यानी कि भस्मक यानी कि इंसिनेटर्स का प्रयोग किया जाता है, उनको जलाया जाता है। इसके बाद जो ई वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिन्हें बोलते हैं, तो वो ई वेस्ट जो होते हैं, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं, वो जो मरम्मत लायक नहीं रह जाते हैं, उनको हम ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहते हैं। अगर ई वेस्ट को लैंडफिल में गाड़ दिया जाता है या जलाकर भस्म कर दिया जाता है तो इससे इनकी समस्या का निपटारा हो सकता है। लेकिन विकसित देशों में जो उत्पादित ई वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ से ये विकासशील देश जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान आदि देशों में लाए जाते हैं और यहाँ पर इनसे तांबा, लोहा, सिलिकॉन और जो अन्य धातु होती हैं वो निकाली जाती हैं और वो रिसाइक्लेबल की जाती हैं और ये सभी कार्य हाथों से किए जाते हैं। इसीलिए ये हानिकारक विकिरण इनसे निकल सकते हैं, हानिकारक इनसे प्रभाव होते हैं जीवों पर जो मनुष्य इनमें काम करते हैं। विकसित देशों में ई अपशिष्ट को जो रिसाइकिल करने की सुविधा उत्पन्न है
उपलब्ध होती है, लेकिन वो विकासशील देशों में इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इसलिए सब काम हाथ से करने पड़ते हैं, जिससे इनसे जुड़े कर्मियों को हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। उनमें हानि होती है, विषैले पदार्थों का प्रभाव हो जाता है उन पर। ई अपशिष्ट का जो उपचार होता है उसका एकमात्र हल रिसाइकल है, पुनः चक्रण है, और यदि इसे पर्यावरण अनुकूल या हितैषी तरीके से किया जाए तो ई वेस्ट का भी निपटारा रिसाइकलेबल है। अब कृषि रसायन और उसके प्रभाव के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक अजैविक यानी कि अकार्बनिक उर्वरकों का, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाने लगा। पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वेडिसाइड्स और अन्य फंगिसाइड्स और अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो केमिकल्स होते हैं ये नेचुरल नहीं होते हैं और ये नेचर को हार्म करते हैं। और ये तीनों तरह के पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण करते हैं और परितंत्र को डिस्टर्ब करते हैं। अनेक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अनेक हार्म होते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन घटती है, बीओडी बढ़ती है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन होता है, और इसके अलावा जो जलीय जीव जंतु हैं उन पर भी इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, जैव खेती एक केस अध्ययन। अब एकीकृत जो जैव खेती है और जैव खेती चक्रीय और शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट पर आधारित एक प्रक्रिया है, एक स्कीम है, जिसमें वेस्ट पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं एक प्रक्रम के, वो दूसरे प्रक्रम के लिए पोषक का काम करते हैं, अर्थात एक के वेस्ट मटेरियल दूसरे में उपयोगी यूज होते हैं, जिससे वेस्ट मटेरियल का निपटारा भी होता है और दूसरे जो प्रक्रम है उसमें वो यूज भी हो जाते हैं। इसके कारण संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और प्रदूषण ना के बराबर होता है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, कॉस्ट भी कम लगती है। रमेश चंद्र डागर नामक सोनीपत के हरियाणा के किसान ने यही काम किया। उन्होंने मधुमक्खी पालन यानी कि हाउस जो हनी बी होती है उनका पालन, डेयरी पालन यानी कि जो डेयरी प्रबंधन किया, जल संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट और कृषि आदि कार्य एक साथ किए। इस कार्य में उन्होंने एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों का यूज किया और यहाँ पर बहुत ही कम दरों पर, बहुत ही किफ़ायती दरों में एक प्रक्रम का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे डेयरी प्रबंधन में प्राप्त गोबर और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रयोग कंपोस्टिंग के द्वारा खाद बनाने में हो जाता है। गोबर की खाद बन जाती है जो बहुत ही अच्छी होती है, नेचुरल होती है और लगभग जीरो खर्च के साथ बनती है ये, और इसका यूज़ खेती करने में होता है और खेती में इसका यूज़ करके उत्पादकता भी बढ़ जाती है और नेचर जो होता है सॉइल का वो भी चेंज नहीं होता, जो सॉइल होती है उसकी उर्वरक क्षमता भी बरकरार रहती है। जो वेस्ट मटेरियल खेती से प्राप्त होते हैं उनको भी खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है और जो इस प्रकार की खेती से फ़ायदा ये होता है कि पॉल्यूशन होता नहीं है और एक प्रक्रम का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे प्रक्रम में यूज़ हो जाता है और वो इससे लागत भी कम लगती है। डागर ने हरियाणा किसान क्लब बनाया और इसमें अभी भी वर्तमान में अनेक किसान जुड़ रहे हैं और इसमें अभी भी 5000 से अधिक किसान हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और अब भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो इस जैव खेती से फ़ायदा ये होता है कि एक प्रक्रम का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे में यूज़ होता है, दूसरे का वेस्ट मटेरियल पहले में यूज़ हो सकता है और वो सभी मिलकर आपस में नॉन पॉल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, अर्थात जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। खेती में लागत कम लगती है, हर प्रक्रम में लागत कम लगती है और उत्पादन अधिक होता है, नेचुरल कंडीशन बरकरार रहती है, सॉइल की उर्वरकता बढ़ी रहती है और सभी को पोषक चीज़ें आसानी से मिलती है और लाभ ज़्यादा होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।